की स्क्रीन पर है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? संज्ञा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए साथियों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निंदा का इनमें से कौन-सा सही विलोम है? देखिए निंदा की अगर बात करें तो निंदा का मतलब होता है बुराई करना। बुराई करने का विलोम क्या होगा? तारीफ करना, यानी कि साथियों स्तुति करना। तो कहा जा सकता है साथियों निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्ति में भय, शांति, ये जो भाव होते हैं ना, ये किसकी वजह से होते हैं? व्यक्ति के शांत रहने की वजह से, व्यक्ति के निष्क्रिय होने की वजह से, या व्यक्ति के क्रियाशील होने की वजह से, या व्यक्ति के सजग सावधान रहने की वजह से। तो देखिए अगर साथियों व्यक्ति में भय है या व्यक्ति शांत है, तो कह सकते हैं साथियों जो सबसे प्रश्न से सटीक उत्तर होगा, प्रश्न से नजदीकी उत्तर होगा, वो साथियों क्रियाशील होने के साथ जाएगा। क्योंकि निष्क्रिय सही नहीं होगा, शांत भी सही नहीं लग रहा है, ये भी सही नहीं लग रहा है, तो साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है? यानी कि सम से देखिए, ये तो साथियों सु से बना है, तो ये नहीं हो जाएगा। ये भी सु से बना है, ये आपका सत से बना है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो जो सम धन गम हो जाएगा ना, इसका संधि विच्छेद, तो उपसर्ग इसमें क्या आएगा साथियों? सम आएगा। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, लोहा मानना ये एक साथियों मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? प्रभाव स्वीकार करवाना या प्रभाव प्रभाव स्वीकार करना। तो लोहा मानने का मतलब होता है साथियों प्रभाव स्वीकार करना। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांप का एक पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पर अगर बात करें, देखिए सर्प का पर्यायवाची अहि भी होता है, भुजंग भी होता है, व्याल भी होता है, लेकिन साथियों व्याघ्र नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुष्क का विलोम क्या होगा? बताइए। चलिए, तो शुष्क का विलोम साथियों क्या होता है? शुष्क का विलोम तो होता है साथियों आर्द्र। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये वाला था। आपसे पूछा जाएगा कि शुष्क का विलोम क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? आर्द्र बताना है। कड़वाहट का शब्द का प्रत्यय आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, तो इस शब्द में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? आहट आ जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, डी था या सी था? खैर, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वो अपने विपक्षी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या वो अपने प्रतिरोधी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, या अपने सहयोगी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आना चाहिए जो कि बिल्कुल सही होगा? शत्रु आएगा। यानी कि पूरा वाक्य आपका ऐसे बन जाएगा कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लाश की अगर बात करते हैं तो ये किस भाषा का शब्द है साथियों? ये आपको ध्यान रखना है, तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और अगर कैची की बात करें, कैची भी आपसे पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो वो भी साथियों तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है? आकांक्षा कहा जाता है। तो आकांक्षा तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। स्पर्धा क्या कंपटीशन भी नहीं कहा जाएगा। ईर्ष्या यानी कि जलन भी नहीं कहा जाएगा। एक तरीके से साथियों, ठीक है, अब ईर्ष्या होगा या द्वेष होगा? कुछ लोग साथियों ईर्ष्या लगाएंगे, लेकिन आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? द्वेष के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि अपनों से बड़े, क्या अपने से बड़े को सादर संबोधित में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों किसका प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। आपने बचपन में साथियों पढ़ा होगा अंग, और साथियों आह आपने पढ़ा होगा जरूर। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं साथियों? 2 होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए ये समास आपसे पूछा जा रहा है। वैसे समास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे ये तो पूछा जा सकता है कि समास का मतलब क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का मतलब होता है साथियों संक्षेप। क्या संक्षेप इसका अर्थ हो जाएगा? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। चलिए, तो स्त्रीलिंग की अगर जब हम बात करते हैं तो उपहार कैसा है? पुल्लिंग हो जाएगा। ग्रंथ कैसा? पुल्लिंग हो जाएगा। मस्तक कैसा? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन रचना के साथ कैसी आएगा? अब कैसी आएगा? तो यही आपका साथियों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इनमें से संज्ञा आपसे पूछी जा रही साथियों, संज्ञा कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। चलिए,
देखिए यहाँ पर अगर बात करें गंगा की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये कैसी संज्ञा हो जाएगी आपकी, और कैसी संज्ञा हो जाएगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नीचे वाले शब्द लिखे हैं ये सब के सब साथियों क्या है, ये सब के सब विशेषण है। जैसे कि पुराना कपड़ा, तो पुराना एक विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नीला रुमाल, रुमाल की विशेषता बता रहा है नीला, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है, मतलब आदमी के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन गंगा अपने आप में साथियों एक संज्ञा है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शीला ने अपने कपड़े, मतलब शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद आपसे पूछा जा रहा है, तो स्वयं के बारे में आपको बताना है ये कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कभी भी शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, या मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, या मैं यह काम खुद कर लूंगा, मतलब आपकी स्वयं की बात की जाए तो वहां पर साथियों कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको तो साथियों क्या कहा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोषित पति का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रोषित पति का कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। आदर का साथियों इसमें से विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आदर का विलोम निरादर होगा, गलत लिखा हुआ है, यहां पर भी गलत है, यहां पर भी गलत है। सही कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर साथियों पूछा यह जा रहा है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान साथियों कौन सी है, आपसे पूछी जा रही। देखिए जब हम बात करते हैं साथियों पुरानी हिंदी भी हो और उस हिंदी में उर्दू की भी हो और अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसी को तो साथियों हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, जो हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं ना, तो उसमें हिंदी के शब्द होते हैं, उसमें कुछ शब्द हम लोग अंग्रेजी के भी ले लेते हैं, और उसमें कुछ शब्द साथियों उर्दू के भी हम कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सब यानी कि मिली जुली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, जो हम लोग साथियों इस्तेमाल करते हैं। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपके सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस थे। अब आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस, और उसके बाद साथियों रीजनिंग का नंबर आएगा, और उसके बाद मैथ का नंबर आएगा। अगर साथियों यहां तक का सफर आपने तय कर लिया है, तो मैं आपसे कह सकता हूं 80 प्रश्नों का अगर आपने सफर तय कर लिया, तो तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी, और तैयारी में आपकी साथियों 4 चांद मैं आज की इस क्लास में जरूर लगा दूंगा। 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गोलमेज सम्मेलन साथियों कहां आयोजित किया गया। देखिए गोलमेज सम्मेलन साथियों 3 हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों कहां हुए थे, तो लंदन में हुए थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, इनमें से लाल, बाल और पाल से किसका संबंध नहीं है। देखिए अगर बात करें लाल की बात करें यानी कि लाला लाजपत राय, पाल की बात करें साथियों विपिन चंद्र पाल, और बाल की बात करें यानी कि बाल गंगाधर तिलक, एक तरीके से इनके शॉर्ट नेम है। तो यहां पर साथियों किसका जिक्र नहीं किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले का जिक्र नहीं किया गया। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। तो हिंदुओं पर जजिया कर साथियों किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने साथियों यह काम किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का वो शासक कौन था, पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो वो पहला शासक साथियों कौन था, तो भीम द्वितीय उनका नाम था, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले साथियों किसने पढ़ा, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आपको लगाना है, जेम्स प्रिंसेप आपको लगाना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी बस मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में भैया कंपटीशन बहुत कम है। अगर बात करें साथियों, मैं आपको अब बस दिखाई दूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राजा रवि वर्मा की जब हम बात करते हैं तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध साथियों चित्रकला से है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशिदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी साथियों कहां की प्रसिद्ध है, लखनऊ की प्रसिद्ध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे ये कहां पर स्थित हैं, ये साथियों कहां पर स्थित हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। देखिए क्षेत्रफल के मामले अगर बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है, तो कनाडा। लेकिन भारत की जब हम साथियों बात करते हैं तो भारत साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 7वें स्थान पर है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा साथियों ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह तो साथियों बृहस्पति
प्रतीक ग्रह है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायत कीमत वाला है, या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं, या अच्छी किस्म का है। तो कहा जा सकता है साथियों इको मार्क जो जिस भी किसी भी उत्पाद पर होता है, इसका मतलब साथियों एक तरीके से होता है पर्यावरण की दृष्टि से वो अनुकूल है। आंसर आपका जाएगा बी। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो साथियों किन्हें आपस में जोड़ेगी, इस प्रश्न का सवाल का जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा साथियों। नाबार्ड क्या है? निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, या सामाजिक सुरक्षा योजना है, क्या एक बैंक है, या एक साथियों बीमा निगम है? तो मैं कह सकता हूं साथियों नाबार्ड एक बैंक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको साथियों बैंक ही लगाना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों कृषि क्रांतियां हैं आपके सामने और उनसे संबंधित उत्पादन आपके सामने हैं। यहां पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नीली क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करते हैं तो ये तो तलहन उत्पादन तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये तो साथियों उर्वरक से संबंधित है। लेकिन लाल क्रांति साथियों गुलाब के उत्पादन से संबंधित नहीं है, यह साथियों टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सा साथियों सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही सुमेलित नहीं है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी बेरोजगारी साथियों पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द साथियों जोड़े गए थे? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? आप लोग ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? 14 वर्ष की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से साथियों अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। आप लोग ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन करता है? देखिए अगर बात करें ना साथियों राष्ट्रपति को यह हक होता है कि वो 12 सदस्यों का राज्यसभा के 12 सदस्यों का चयन करे जो उसकी मर्जी चाहे। लेकिन वो सदस्य जो है ना वो कला से संबंधित होना चाहिए, साहित्य से संबंधित होना चाहिए, सामाजिक सेवा से संबंधित होना चाहिए। अगर इन क्षेत्रों से कोई संबंधित है तो ये राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो साथियों इनका चयन कर सकता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और आपसे पूछा जा रहा है कितने वो व्यक्ति होते हैं? तो 12 व्यक्तियों को साथियों चयन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में